देश की सत्ता में बैठी हुई है, उसी की डबल इंजन की सरकार। साथी अभी कह रहे थे राजस्थान में बैठी हुई है। अकेले राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 16 से 18 लाख युवा और युवतियां ट्रेनिंग के हुए तैयार हैं। हर जगह, चाहे देश की सरकार में लाखों पद खाली हैं, उनको भरने की बजाय आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देश की सरकार, प्रदेशों की सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को नहीं रख सकती। लेकिन इनके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, इनके लिए इन नीतियों से न केवल इस देश का नौजवान बेरोजगार है, बल्कि इन नीतियों के चलते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां, ठेकेदार, माफिया मालामाल हैं। आप स्कूल में चले जाइए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चले जाइए, 2 तरह के मास्टर हैं, एक परमानेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। आप अस्पताल में चले जाइए, स्टाफ परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस। आज जिस तरह से नीतियां लागू की जा रही है पूरे देश में और आम नौजवान को लूटने का काम इन नीतियों से हो रहा है, और उससे न केवल देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बल्कि माफिया मालामाल हो रहा है। और इन नीतियों के खिलाफ कोई लड़ सकता है और इस स्थिति को कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल देश और प्रदेश का युवा है। अभी देख रहे हैं आप, राजस्थान में 17 जिले और 3 संभाग पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए थे, जहां नए प्रशासनिक कार्यालय होते, नए रोजगार मिलता। इस सरकार ने 17 में से 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसमें खर्चा होगा। और वही सरकार अब आदेश दे रही है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बड़ी हैं, उनको हम छोटा करके जनता को राहत देंगे। तो जिले और संभाग छोटे करके राहत दे रहे थे, वो तो गलत है। और पंचायत और पंचायत समिति छोटे करेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए लोग इस युवा को भ्रमित करने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक और बड़ी कंपनियों का गठजोड़ है। आप देखेंगे कि 10 साल में इस देश की सरकार ने जो नीतियां अपनाई है, गौतम अडानी जो कहीं जानता नहीं था इस देश का आम जनता, जो सबसे ज्यादा, जो प्रदेश में नहीं था, देश में नहीं था, आज वो दुनिया में 4थे और 5वें नंबर का अमीर हो गया। उसको लुटाने के लिए हवाई अड्डे उनके हवाले, बंदरगाह उनके हवाले, हर चीज उनके हवाले, और सरकार लूटने का मौका देने का काम करती है। और दूसरी तरफ उस नौजवान को धर्म के आधार पे लड़ाने का और जहर फैलाने का काम, लोगों में इतनी घृणा पैदा कर दिया। आप अंदाजा कीजिए, एक पुलिस का सिपाही जो रेल में चल रहा है, एक इनोसेंट जिसको वो जानता नहीं, उससे कि वही कोई दुश्मनी नहीं, केवल और केवल उस घृणा का नतीजा है कि पुलिस का एक सिपाही एक नौजवान को गोली मार के हत्या करता है। ये नफरत, रोजगार भूल जाए, महंगाई भूल जाए, अपना अधिकार भूल जाए, और केवल नफरत की जो बीज इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बोए हैं, उसके खिलाफ आप रोजगार के साथ साथ जब तक उससे नहीं लड़ेंगे, आज हर उस जाति और धर्म के आधार पे एक ही बात है उनके पास, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। अब हर मंदिर के नीचे उनको मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देता है। सवाल हो, मथुरा और काशी हो, और अभी तो दरगाह शरीफ को, अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे भी उनको मंदिर दिखाई देता है। जबकि इस देश के संसद का 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के देश की संसद का कानून बना हुआ है, जो आज भी लागू है, जिसमें साफ लिखा है कि अयोध्या के मसले को छोड़कर कोई भी धार्मिक स्थल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, उनके कोई भी उपासना स्थल है,
उस पे यथास्थिति रहेगी, उस पे किसी तरह का नहीं होगा। लेकिन ये आरएसएस, ये सांप्रदायिक ताकतें जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की संपत्ति बनाने का काम करते हैं और आम जनता को धर्म और जाति के खिलाफ आपस में लड़ाकर अपने राजनीतिक सोटियां सीख रहे हैं और कहते हैं हम बड़े देशभक्त हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरे देश में ढोल पीटती है कि हमारे प्रधानमंत्री का डंका देश में बज रहा है, 56 इंच का सीना है। अरे हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, कहां गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? देशभक्ति कहां गई? इस भारतीय लोगों को अमेरिका के ट्रंप ने हथकड़ी डालकर, बेड़ी डालकर 105 लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, उनको यहां लाके छोड़ दिया। बेशरम इस देश के नागरिक थे। अरे बाहर से बहुत छोटे देश, जिन्होंने ट्रंप को कह दिया अगर हमारे देश के नागरिकों को आप निकालते हो तो इस तरह से बेइज्जती करके नहीं, हमारी हवाई जहाज लेके जाएगी। जो कहते थे मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। अरे नरेंद्र मोदी, तेरी सरकार बैठी हुई है, मुंह सिले हुए बैठे हैं और हमारा विदेश मंत्री संसद में खड़े होके कहता है बेशरम, कहता है अमेरिका में ऐसा ही होता है, तो तुम क्यों बैठे हो? भाई अमेरिका में होता है, जो अपना खेत बेच के, अपनी संपत्ति बेच करके, जो इस देश में रोजगार नहीं मिला तो अमेरिका में रोजगार के लिए गया था। और अभी 105 ही नहीं रहेंगे, 7 लाख भारत के नागरिक अमेरिका में। कोई लड़ेगा इसके खिलाफ? अरे इस देश के नागरिकों के साथ इस तरह से अपराधी का व्यवहार हो, उनका कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि यहां रोजगार करने वाले विदेशी अब यहां नहीं रह सकते। मेरा तो आपसे निवेदन है, इस देश के सम्मान को कोई बचा सकता है, इस देश की दिलों में दरार पैदा की है उसके खिलाफ लड़ सकता है। इन नीतियां जो नौजवान को बेरोजगार और इस देश के किसान को कर्जदार कर रही है, उन नीतियों के खिलाफ केवल और केवल इस देश का नौजवान लड़ सकता है। और जहां लड़ा है इन नीतियों के खिलाफ, चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, इनका समाधान जो बताने वाले आज सब जगह अगर निजीकरण रोक दिया जाए या आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म कर दिया जाए तो बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। कितनी लूट करते हैं, परसों मेरे किस तरह से जनता से लूट करते हैं। मतलब पेट्रोल और डीजल पे 2014 में जब सरकार आई थी, 3.25 लाख करोड़ का टैक्स पूरे भारत से केंद्र सरकार के खजाने में जमा होता था और 2024 तक 7.5 लाख करोड़, 3.25 लाख से 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 400 वाला सिलेंडर 1100, 50 रुपए वाला डीजल 95। एक तरफ जनता को लूटते हैं और दूसरी तरफ 10 साल में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को 15 लाख करोड़ रुपए उस खजाने से छूट देने का काम करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स तो 30% था, उसको 20% करते हैं। मतलब पूरा देश के 500 कंपनियों का आप 10 साल का हिसाब देखेंगे, 25 लाख करोड़ रुपए की टैक्स और कर्ज माफ करने का काम किया, कर्ज बट्टे खाने लिखने का काम किया है। और दूसरी तरफ एक एक जगह जनता को लूटने का टैक्स के माध्यम से और जनता को भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद पे लड़ा के अपने यारों को मालामाल करके और उस पैसे से, उन कंपनियों के पैसे से जनता का ईमान खरीदने की बात करते हैं। इस इलेक्शन बॉन्ड इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें हजारों करोड़ रुपया इन्होंने उस गैर कानूनी कानून बना करके वसूल करने का काम किया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह गैर कानूनी है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है
कि जो राजस्थान की सरकार अभी सरकार है ही नहीं, सुबह आदेश करती है और शाम को निरस्त कर देती है। ट्रांसफर उद्योग खोल रखा है, नियुक्ति नहीं, कह रहे हम इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे तो कौन हाथ पकड़ रहा है? थानेदार की भर्ती में 50 से ज्यादा थानेदार गिरफ्तार, पेपर लीक में 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार, लेकिन उस परीक्षा को निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, क्योंकि वो पेपर लीक भी जो आज माफिया पैदा किया गया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, करोड़ों रुपए में वही पेपर लेते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उनको देते हैं। बाकी कोई परीक्षार्थी, चाहे वो शिक्षक हो या दूसरी कोई भर्ती हो, परीक्षा देने वाला करोड़ों में पेपर नहीं खरीद सकता। कहीं आपने देखा है कोई बाजार में कहता है भाई पेपर ले लो 5 लाख में, 7 लाख में, करोड़ों में लेते हैं। वो